एवरीवन, मेरा नाम अर्पित पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज कोई सरफेस है। क्या है? कोई सरफेस, ठीक है। सपोज कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक ठीक डीएस, ठीक, सरफेस। डीएस, ठीक। अब इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक। और उस फ्लूइड की स्पीड है v। इमेजिन करेंगे हम लोग। इमेजिन द फ्लूइड with speed v is flowing through the surface flowing through the surface ds, ठीक। Imagine the fluid with the speed v is flowing through the surface ds in normal direction to the surface। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस है ds, स्मॉल सरफेस, ठीक। और उससे परपेंडिकुलर, उससे नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसकी स्पीड है स्मॉल v, ठीक। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इससे मतलब हम जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना है, सीधी सी बात। हमें जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना है इस स्मॉल सरफेस, ठीक। तो बेसिकली जैसे हम हमारे घर में पानी की मोटर, हमारे पास पाइप होता है जिससे पानी फिल करते हैं टंकी में, जिसमें भी। तो उस पाइप, जो प्लास्टिक का पाइप होता है, उससे कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है एक सेकेंड में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, बस सेम कंडीशन कि हमारे पास कोई एक सरफेस है ds और उससे v वेलोसिटी का फ्लूइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है बेसिकली। बस जैसे सपोज प्लास्टिक का पाइप, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, ठीक। सपोज या dA मान लेते हैं, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, dA क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। इधर भी ये भी ds सेम। अब इसके अंदर से क्या हो रहा है? इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक। अब फ्लूइड v स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से? v, ठीक। तो अब हम जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसको हम एक चीज से और समझ सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को एक चीज से क्या समझ सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। समझेंगे इस बात को कि द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड
passing through the cross section area per unit time. Per unit time. The volume of the fluid passing through the cross section area per unit time. The volume of the fluid passing through the cross section area per unit time. जैसे ये हमारी क्या है, प्लास्टिक पाइप पानी वाला, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब 1 सेकंड में कितना फ्लूइड इससे बाहर निकल रहा है, या 1 मिनट में कितना फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अंदर जा रहा है। जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा, इनपुट आउटपुट बराबर होगा, ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को एक हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं, इस टाइप से, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। और इसी को बोलते हैं हम फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। यहां पर हम फ्लूइड की बात रहे इस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे फ्लूइड फ्लक्स, या फ्लूइड ऑफ द फ्लक्स, या फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड, इसको बोलेंगे फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक। अब एक बात ये कितना फ्लूइड यहां से पास होगा, ठीक। ये डी ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी वो सॉरी स्पीड v, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द सरफेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। हम यहाँ पर फ्लक्स को एफ से डिनोट करेंगे। 12th में हम लोग फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते थे, यहाँ हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। किससे, एफ से डिनोट करेंगे, ठीक। एफ फ्लक्स क्या, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो वो फ्लूइड कितना हो, एरिया है डी ए और वेलोसिटी है वी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, हम मान लेते हैं डी एस, डी ए नहीं डी एस। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वी डी एस होगा वॉल्यूम। सपोज ये वेलोसिटी वी है हमारी, इसके अंदर फ्लूइड फिल है, भरा हुआ है फ्लूइड इसके अंदर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डी ए, स्पीड v, कितना फ्लूइड है इसके अंदर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये ds और ये v, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ds इंटू v, तो v इंटू ds, ठीक। अब दूसरी बात, इफ द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, if the surface is not parallel to the flow of fluid, मतलब जैसे अभी तक क्या था कि जैसे ये कोई सरफेस है हमारे पास, स्मॉल सरफेस ds मान रखे थे हम लोग, ठीक। स्मॉल सरफेस ds, ठीक। ये स्पीड ऑफ फ्लूइड v, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये ds जो सरफेस है, स्मॉल सरफेस ds, स्मॉल सरफेस, ठीक, स्मॉल सरफेस, ठीक है, स्पीड v। अब हम कह रहे हैं if the surface
is not parallel to the flow of fluid. If the surface is not parallel to the flow of fluid, हमारा जो surface है S ds, ठीक, वो पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब जिधर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उधर ही हमारा सरफेस नहीं है, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो इसका ds का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। तो अब फ्लक्स क्या होगा, f v ds cos थीटा। और हम लोग जानते हैं एक चीज कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा। सेम इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू वी वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, ठीक। सेम जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक हम लोग फ्लूइड की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, फ्लूइड, किसकी बात कर रहे थे, फ्लूइड। हाँ एक चीज और कि जो हमारा है सरफेस, सरफेस ds, इसको हम लोग en कैप ds, en कैप ds मतलब ये हमारा क्या होता था, यूनिट वेक्टर, जो कि क्या बताता है, डायरेक्शन। यहां पर तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, और ये है हमारा मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम ds को en कैप dx से एक्सचेंज कर देंगे, ठीक। f इक्वल v वेक्टर डॉट en कैप ds, ठीक, en कैप ds। अभी तक हम फ्लूइड की बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, सपोज कोई सरफेस है, ठीक, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ds, ठीक, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब फ्लक्स कितना होगा, एफ ई डॉट ई एन कैप ds, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कोई सरफेस है, उससे सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कोई सरफेस है उससे परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर द सरफेस, ठीक, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। कोई सरफेस है उससे परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, कोई सरफेस है सपोज स्फीयर, सपोज स्फीयर, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, रेक्टेंगल, उसके अंदर से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही, ठीक।
रेक्टेंगल, उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ये तो हो गई एक बात। अब हम लोग समझेंगे गॉस लॉ क्या होता है। क्या? गॉस लॉ। ठीक, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब समझेंगे हम लोग गॉस लॉ कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है कि द गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ। ठीक, सपोज हमारे पास कोई एक सरफेस, क्या है, सरफेस है एस, क्या है, एस, उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज है क्यू आई। ठीक, उसके सराउंडिंग में क्या है, कोई चार्ज है क्यू आई। ठीक है, और उसकी सरफेस में एक पॉइंट है ए। ठीक, क्या है, पॉइंट है ए। इस क्यू आई की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है क्यू आई, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे या रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। ठीक, तो ये हो गई ई आई। क्यू आई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई आई। ठीक, ये जो हमारा ए पॉइंट है, इसका जो सरफेस एरिया है वो है डी एस। ठीक, और ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन ई एन कैप, जो कि ई आई के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू ई डॉट ई एन कैप डी एस। ठीक, ठीक है, अब एफ इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। ठीक है, क्या है, ई आई, और ये डी एस, कौन सा कंपोनेंट, डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई एन, ई आई, ई एन कैप डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, ई आई क्या होता है, एफ ई आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, डी एस कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पर ये ई एन नहीं होगा, यहाँ पर होगा, क्या होगा, ई आई डी एस कॉस थीटा। ई एन का तो सिर्फ यूनिट वेक्टर है ना, वो तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, ठीक, अब ये जो है, ये इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डी ओमेगा से। ठीक, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक, अब इसकी बात करेंगे, सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक, डी ओमेगा, ये क्यू आई चार्ज। ठीक, अब डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। सरफेस है, इस सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होगा, इस सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होगा, अगर हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें डी फाई, सॉरी डी ओमेगा। ठीक, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें इसको, ये सॉरी आर नहीं होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, ये पूरा डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर सॉलिड एंगल। ठीक, डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई इंटू 4 पाई। ठीक, अब ये 4 पाई कहाँ से आ गया, ये भी समझेंगे अभी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इससे क्या आ गया, क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पहले एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद ये सॉलिड एंगल और ये 4 पाई कहाँ से आए ये समझेंगे। ठीक ठीक। अब यहां पर क्या था, एक चार्ज था क्यू आई। ठीक, अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, इनफाइनाइट चार्ज है इसके अंदर। क्या है, इनफाइनाइट चार्ज। तो इनफाइनाइट चार्ज की वजह से पॉइंट पर क्या होंगी, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ठीक है, तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या लगाएंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, तो ई क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, समीशन ई आई क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू समीशन ई आई। ठीक ठीक है, तो एफ एफ क्यू आई क्या हो जाएगा, क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू आई सारे चार्ज ये क्या हो जाएगा, समीशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा एफ सारे चार्जेस का सम कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज्ड। ये होता है हमारा गॉस लॉ। क्या होता है, गॉस लॉ। क्या होता है, गॉस लॉ। ठीक, क्या होता है ये हमारा गॉस लॉ। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by the surface is equal to the net electric flux through the closed surface या इसी को बोलते हैं हम लोग गॉसियन। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स टू द नेट चार्ज enclosed by the surface। ठीक, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज का 1/epsilon0 टाइम्स होगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, किसी भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर जितना चार्ज है, कितना, क्या मतलब, कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है, उसके अंदर जितना चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/, क्या होता है, सॉलिड एंगल। बेसिकली ये होता है 3D एंगल। 3D एंगल segmented by the surface at a point। 3D angle segmented by the surface at a point, मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने सॉफ्टी खाई है, कौन, जैसे ये मेरे पास एक पेपर है, क्या है, पेपर, ये
ये जो हमारा ये नीचे का पार्ट है, ये जो सरफेस है, ये 3D फिगर है, मतलब 3D एंगल सेगमेंटेड बाय द सरफेस, दिस सरफेस, ये जो सरफेस है, दिस सरफेस, ये जो सरफेस है, एक पॉइंट पर जितना एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। द 3D एंगल सेगमेंटेड बाय द सरफेस एट अ पॉइंट, 3D एंगल, ठीक है, समझ रहे हैं? ये सरफेस, ये ये जो एंगल बना रहा है, ये 3D एंगल बना रहा है, सरफेस, दिस सरफेस, ये नीचे वाला, ये जो 3D एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। जैसे हम लोगों ने बहुत सॉफ्टी वगैरह खाई है, कोन वाली आइसक्रीम वगैरह, जैसे ठीक, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक, क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस। जैसे पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमारी है आर, उसका स्क्वायर, ये हमारा होता है सॉलिड एंगल। हाँ, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक, सॉलिड एंगल, इसको एसडी से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को, ठीक, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक सरफेस है, क्या है? सरफेस, मेरे पास क्या है? एक सरफेस है, ठीक है, क्या है? मेरे पास एक सरफेस, और ये एक है पॉइंट P, ठीक, मेरे पास एक सरफेस है और ये एक पॉइंट P, ठीक, ठीक, और ये डिस्टेंस है R, क्या है? R डिस्टेंस, ठीक। अब ये सरफेस इस पॉइंट पर जितना एंगल बना रहा है ये, ठीक, सरफेस S यहाँ पर जितना एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक, ठीक है। अब ये, ठीक, R, ये तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया, R कैप, ठीक है, ये ds, बीच का एंगल थीटा, ठीक, तो यहाँ पर ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा क्या हो जाएगा? ds स्मॉल कॉम्प्लीमेंट डी ओमेगा क्या हो जाएगा? ds cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा? ds cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा। हम लोगों ने वहाँ पर 4 पाई क्यों लिखा था, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, ठीक। तो हम मानेंगे जैसे हमारा वाटरमेलन, क्या है? सपोज वाटरमेलन, ठीक, वाटरमेलन को क्या करें हम लोग? वाटरमेलन को बीच से कट कर दें,
ठीक, ये हमारे पास क्या है, वाटरमेलन। उसको क्या किया, उसको हम लोगों ने बीच से, उसको हम लोगों ने क्या किया, बीच से कट कर दिया। ठीक, क्या किया, बीच से कट कर दिया। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक, ये हमारी हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई, और ये हो गई जेड। ठीक, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हमारी हुई जेड डायरेक्शन और ये हुई हमारी एक्स डायरेक्शन। ठीक, अब ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे फाई। क्या मानेंगे, फाई, सॉरी, हम लोग इस एंगल को मानेंगे फाई और इसको मानेंगे डी फाई। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और इस एंगल को मानेंगे थीटा, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, इन दोनों के बीच के एंगल को मानेंगे डी थीटा। ठीक, और ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस है आर। ठीक, ठीक, अब एक बात सोचिए कि ये हमारा एंगल कितना है, फाई, और ये कितना रोटेट कर रहा है, यहाँ से चालू होगा, यहाँ से पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी कि जो हमारा फाई एंगल है वो 0 टू 2 पाई रोटेट कर रहा है। कितना, 0 टू 2 पाई रोटेट कर रहा है। ठीक, अब दूसरा, ये जो हमारा क्या है, थीटा एंगल, ये कितना रोटेट करेगा, या यहाँ से लेके चलते कितना रोटेट करेगा, 1t, हाफ। सपोज जैसे वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में नीचे का तो सर्कल वाला पार्ट हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट कितना रोटेट करेगा, 0 टू पाई, 0 टू पाई, ये वाला ये कितना रोटेट करेगा, थीटा, 0 टू पाई। ठीक, कितना रोटेट करेगा, 0 टू पाई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ये हमारा हो गया जेड डायरेक्शन, ये हमारा हो गया वाई डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन। ठीक, अब हम करेंगे क्या, हम एकदम छोटा सा पार्ट ले लेंगे स्फीयर का। ठीक, स्मॉल पार्ट, ठीक, स्फीयर का। अब यहां पर फिर से, ठीक, वाटरमेलन। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक, ये क्या था हमारा, ये था हमारा जेड, ये वाई, और ये एक्स। ठीक, ठीक, ऐसे से इसको डिवाइड कर दिए। ठीक, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर फाई और डी फाई। ठीक, क्या किया था, फाई एंड डी फाई।
ठीक, और यहाँ पर क्या किया था, थीटा एंड डी थीटा। बेसिकली जो हमारे ये पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का थीटा और सॉरी डी फाई, और इन दोनों ये और ये डी थीटा। ठीक, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक, इस पूरे स्फीयर का, ये तो हमने हाफ पार्ट लिए, हमें पूरे स्फीयर का क्या निकालना है, सॉलिड एंगल। तो हम करें क्या, एक स्ट्रिप ले लें, ये छोटी सी, ये वाली। ठीक, क्या करें, हम एक ये छोटी सी स्ट्रिप ले लें। ठीक, ठीक है, हम एक छोटी सी स्ट्रिप ले लें। ठीक है, ठीक, y एक्सेस, z एक्सेस एंड x एक्सेस। ठीक, हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। ठीक, ठीक, ठीक है, हम लोग एक स्ट्रिप ए बी सी एंड डी। ठीक, ए बी सी एंड डी। ठीक, ये एंगल फाई और ये एंगल सॉरी ये एंगल डी फाई। ठीक है, ये पॉइंट, ये एंगल थीटा और ये एंगल डी थीटा। ठीक, ओ सी इक्वल टू आर, ओ सी इक्वल टू आर। अभी हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पी, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर बनाएंगे। ठीक, 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 इस स्फीयर के सेंटर को हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक, ठीक, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, डी फाई। डी फाई क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल, क्या था अभी, इन दोनों के बीच का एंगल डी फाई और इन दोनों के बीच का एंगल डी थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जब डी फाई है, ठीक है, तो ये स्ट्रिप काट के यहाँ पर एक स्फीयर अरेंज करके ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का एंगल डी फाई, तो इसके बीच का एंगल भी क्या होगा, डी फाई। ठीक, क्या होगा, डी फाई। ठीक है, अब ए बी सी एंड डी, ये वाला पॉइंट डी, तो सी डी निकालना है, तो एंगल क्या होगा, डी थीटा, आर्क सी बी पान रेडियस आर, यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई, आर डी थीटा। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा पी सी कितना हो जाएगा, पी सी हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। ठीक, पी सी क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा, इसमें से लगाया साइन थीटा, तो पी सी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए सी, तो डी फाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन आर साइन थीटा, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई। ठीक, और अभी हम लोगों ने डी ओमेगा फॉर्मूला क्या लिखा था, डी ओमेगा का फॉर्मूला लिखा था
ds अपॉन आर स्क्वायर, लिखा था कि नहीं लिखा था, ds अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर देंगे, ds लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी सी डी, आर डी थीटा, ब्रेथ आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, और थीटा का एंगल अभी बताया था पहले 0 to पाई, और फाई का एंगल 0 to 2 पाई, तो ये डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, ये तो हमारा ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा, डी ओमेगा को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। ठीक है, अब 0 to पाई साइन थीटा डी फाई का फाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाहर। ठीक, ठीक है, 2 पाई साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, ठीक, 2 पाई माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 2 पाई, ये माइनस -1 +1, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 2, क्या आ जाएगा 4 पाई, क्या आ जाएगा सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर। ठीक, क्या होता है सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर। ठीक, ये तो हो गई सॉलिड एंगल की बात, सॉलिड एंगल क्या होता है, स्फीयर के लिए कितना होता है। ठीक, अगर सर्कल के लिए निकालना चाहें तो तब क्या हो, सर्कल के लिए कितना हो हमारा, क्या 2 पाई होगा क्या सर्कल के लिए। सपोज ये सर्कल है हमारे पास, ठीक, पॉइंट पी, बीच का एंगल थीटा, रेडियस आर, पॉइंट ए एन टू बी, एंगल आर्क अपॉन रेडियस, ठीक, डी थीटा। ठीक, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ गया आर डी थीटा, क्या आ गया ए बी इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक, डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दें 0 to 2 पाई, क्योंकि ये डी थीटा का क्या होगा, ये ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर डी थीटा, 0 to 2 पाई डी थीटा, क्या आ जाएगा 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई फॉर सर्कल। ठीक, ठीक, अभी हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा। ठीक, देखा कि अगर कोई सरफेस है उसके अंदर चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होगा, सीधी सी बात है। ठीक, अब हम देखना चाहते हैं कि ये सरफेस है उसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा। ठीक, ठीक, कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक, सपोज ये एक सरफेस है, क्या है सरफेस एस। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट है पी, चार्ज है क्यू आई। ठीक, ठीक, अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, क्योंकि इस स्फीयर सरफेस को 2 पॉइंट पर कट करेगी। ठीक, ठीक,
अब हम मानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसका एरिया है ds1, ठीक ठीक है। इसका एरिया होगा en कैप थीटा 1 एंगल बना रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट, इसका एरिया ds2 कितना, ds2 जो कि en2 कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है, ठीक ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स F इक्वल टू, ठीक, क्या होगा, हाँ एक बात और, ये R1 डिस्टेंस और ये R2 डिस्टेंस पे, ठीक ठीक। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI अपान R², ठीक। अब एक बात बताओ, ये इसका मैग्नीट्यूड ds1, अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था F इक्वल टू E डॉट ds, वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक ठीक। तब F E ds cos थीटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल थीटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर इसमें इधर है और सरफेस तो इधर है, ठीक। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट और ऊपर से थीटा एंगल बना रही है, तो क्या हो जाएगा ds1 cos 180 प्लस थीटा 1, ठीक। cos E2 इधर, ds1 इधर, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो 180 ऊपर से थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा 1, ठीक है, प्लस दूसरे की वजह से क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर R1² QI अपान R2² ds2 और cos थीटा 2, ठीक है। अब cos 180 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा 1, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस QI भी कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ से माइनस ds cos 180 सॉरी cos थीटा 1 cos 180 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस ds2 अपान R2² cos थीटा 2, ठीक है। F अब अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल स्फीयर सेम होगा दोनों का, ठीक है, डी ओमेगा ओमेगा, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से ये एफ क्या आ जाएगा क्यू है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0, तो टिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। अगर किसी सरफेस के आउटसाइड पर कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, सीधी सी बात है, मतलब उस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। कोई सरफेस है, कोई आउटसाइड पॉइंट है, उस पर उसके आउटसाइड पॉइंट पर कोई चार्ज है अगर, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा उस चार्ज की वजह से, ठीक है, ठीक। अभी अभी
ठीक, एस ई डॉट ई एन कैप टी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फॉर इनसाइड द चार्ज। ठीक ठीक, ई डॉट ई एन कैप टी एस इज इक्वल टू 0 कब? आउटसाइड द चार्ज। ठीक, ये तो हो गए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। क्या हो गए? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक, अब हमें देखना है डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा गॉस लॉ का। क्या? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। ठीक, तो अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। ठीक, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर पहली बात तो गॉस लॉ सरफेस, और अगर आउटसाइड पॉइंट पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ठीक, तो कोई मतलब ही नहीं कंटिन्यूअस चार्ज होने का। फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज स्फीयर के अंदर, अंदर मतलब वॉल्यूम। ठीक, तो हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। क्या होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? रो इक्वल टू क्यू अपॉन टाउ पढ़ी थी, सॉरी डी टाउ। ठीक, या इसको ये लिख लें डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? गॉस फॉर्मूला, ई वेक्टर डॉट ई एन कैप डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू को इंटीग्रेशन डी क्यू। कोई दिक्कत? डी क्यू की वैल्यू रो डी टाउ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डी टाउ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब एक थ्योरम होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। ठीक, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। तो ई डॉट ई एन कैप डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टाउ। ठीक, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम, तो राइट हैंड साइड तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डी टाउ इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई
डी टाउ। ठीक, दोनों इधर कर लिए हैं तो 1/ε0 रो डी टाउ माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टाउ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन कर लें तो क्या आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टाउ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डी टाउ बाहर कर लेते हैं दोनों से। ठीक, रो बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। ठीक है,